हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस वीडियो में जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो इस लेक्चर में इसमें हमने यहाँ तक देख लिया था कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नोच होती है कॉल्ड हाइलम। इसको हाइलम कहते हैं। थ्रू जिसके द्वारा जिसमें मतलब जिससे होकर के यूरेटर ब्लड वेसल्स मतलब रीनल वेल रीनल आर्टरी और नर्व एंटर करते हैं। इसका मैंने तरीका बताया था, वो देखो लिख भी लिया, वो भी समझ लो। चूँकि नलियाँ की ही तो बात चल रही है ना, चूँकि नलियों को तो एंटर किया होगा ना भगवान ने सिस्टम बनाते समय। फ्लड या इनके अंदर का जो कंटेंट है किधर से किधर बहना है ये तो बाद में डिसाइड होगा ना। उससे क्या मतलब, नलियों को तो एंटर किया होगा ना। अगर कोई सिस्टम बनाना तो पहले नलियाँ लगाई गई होंगी ना, तो वो नलियों को तो एंटर ही करेंगे ना। तो एंटर का मतलब ये दिमाग मत लगाना कि भाई ब्लड वेसल में तो रीनल वेन आ गई, रीनल आर्टरी आ गई, तो एक में तो किडनी की तरफ आ रहा है, फिर ब्लड एक में दूर जा रहा है, वो दिमाग मत लगाना है। नलियों की बात चल रही है, नलियों को तो एंटर किया गया होगा ना बनाते समय। ये सिस्टम बनाया जा रहा होगा पूरा। तो ये हो गया इनर टू द हाइलम। इनर टू द हाइलम, हाइलम से अंदर की तरफ इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। एक चौड़ा सा कीप नहीं होती है, जैसे मतलब किसी बोतल में या किसी छोटे मुंह वाले डिब्बे में हमको करना होता है पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह किसी तरीके से, क्या किसी कोई ऑयल वगैरह तो कीप यूज़ करते हैं, सभी जानते होंगे। तो फनल शेप स्पेस होता है वैसा, कॉल्ड थी रीनल पेल्विस। तो पूछा जाए रीनल पेल्विस क्या है, ये फनल शेप्ड स्पेस है, ध्यान रखना, रीनल पेल्विस। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे हमारे होता है पेक्टोरल गड्ढे, पेल्विस गड्ढे होता है। ठीक है, तो जो है अगर ह्यूमन के लिए स्केलेटन सिस्टम दिए जाए और कहा जाए पहचान कौन सा मेल का कौन सा फीमेल का, तो एक ही चीज़ होती है, इससे पहचान सकते हैं, पेल्विस गर्डल। पेल्विस गर्डल फीमेल का चौड़ा होता है। ठीक है जिससे कि वो मतलब जो बेबी होता है उसको बियर करने में आसानी होती है। ठीक है, तो मेरे कहने का पूरे रावण कथा बताने का है ये मतलब था कि पेल्विस चौड़ा, फनल भी कहाँ भी मुँह चौड़ा, तो फनल शेप याद रहेगा। अब कौन होता है, रीनल पेल्विस होता है विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस, और उसके जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको कैलिसिस बोलते हैं। इससे अगले वाले पेज पर हम उसको डिटेल में जूम व्यू में देखेंगे। ठीक है अच्छे से। कैलिसिस होते हैं द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज ए टफ कैप्सूल। सिंपल सी बात है, ऊपर की लेयर तो एकदम से टफ बनाई जाएगी ना, एकदम टाइट सी। इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर देयर आर टू जोन्स, किडनी के अंदर दो जोन्स होते हैं, आउटर कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब बाहर वाले कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। इसे ध्यान रख सकते हैं, इनर मतलब अंदर की तरफ, मिडिल 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 मतलब अंदर की तरफ मतलब मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मास, और मेडुला भी फर्दर डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे कॉनिकल कॉन्सेप्ट मासेस में, जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। चूँकि कॉनिकल हैं तो पिरामिड शेप भी कॉनिकल होता है, तो उनको मेडुलरी पिरामिड बोल देते हैं। प्रोजेक्टिंग, इसका मैं सिक्वेंस से बता दूंगा, बुरा नहीं। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस, और ये मेडुलर पिरामिड किस में खुलते हैं, कैलिसिस में खुलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट डेट इज खुलते हैं, ध्यान से प्रोजेक्शन पेल्विस के होते हैं। ठीक है, डेट इज खुलते हैं, ध्यान से प्रोजेक्शन पेल्विस के होते हैं कैलिसिस। ठीक है ठीक है, ठीक है, सिंगुलर इसको कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्शन पेल्विस के होते हैं कैलिसिस। ठीक है, पेल्विस के प्रोजेक्शन क्या होते हैं, कैलिसिस, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ठीक है, इसको ऐसे लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगी, लैंग्वेज थोड़ा अजीब लग रही है। अरे ध्यान से, पेल्विस के प्रोजेक्शन जो होते हैं वो कैलिसिस होते हैं। ठीक है, इसको पट्टी कर दो यहाँ पर, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा क्या है, पता नहीं क्या लगेगा आपको। ठीक है
आगे मैंने सीक्वेंस लिख ही दिया तो उसमें घबराने कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ दिख भी रहा सब सब कॉनिकल मेसेज जो होते हैं। अभी मेडुलर पिरामिड किस में प्रोजेक्ट होते हैं? कैलिसेस में, ठीक है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द, कॉर्टेक्स किसके बीच एक्सटेंड करता है? इन बिटवीन द मेडुलर पिरामिड। अब देखो अभी आपको सब समझ आ जाएगा, अभी लग रहा होगा कि सब ऐसे ही चल रहा है, फिगर जब दिखाऊंगा सब चीज़ समझ आ जाएगा। मेडुलर पिरामिड एज रीनल कॉलम ऑफ, मेडुलर पिरामिड एज रीनल कॉलम्स के रूप में कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी, या तो इसको रीनल कॉलम बोल दो, रीनल कॉलम के रूप में बोलते हैं, यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टनी बोल देते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स का पार्ट होता है ये बात ध्यान रखना, कॉर्टेक्स का पार्ट है, मेडुलर पिरामिड के तो बीच बीच में है ना, ठीक है। जबकि कॉर्टेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कहा जाए तो किडनी है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, हाँ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कहा जाए तो क्या होती है वो, खैर बाद की बात है वो अलग से, ठीक है, बाद में बताऊँगा। फिलहाल हम ये देख लें जो फिगर हम अभी जो पूरा रिलेशन पढ़ के आए कहाँ से क्या। देखो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ डायग्रामेटिक ऑपरेटिंग दिखाया गया, देखिए देख सब दिखाएं। देखो ये रीनल आर्टरी है, आर्टरी का मतलब मैंने पहले बताया था, आर्टरी का मतलब ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में। ऐसे ध्यान रखो गैस की नली जो होती है दीवार तो उसकी मोटी होती है लेकिन उसकी ल्यूमेन पतली से होती है, और खुद भी जो होती है ऊपर से भी देखने में पतली से लगती है तो रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, बाल इसकी मोटी होती है। रीनल वेन ऐसे मान के चलो जैसे साइकिल का ट्यूब नहीं होता है, उसको अगर बीच में से कट कर लिया जाए तो जो पाइप्स बन जाता है, मतलब उसकी दीवार पतली है लेकिन उसकी कैविटी बड़ी है और बड़ा सा देखने में भी लगता है गैस की नली के कंपेयर में, तो ये रीनल वेन है, याद रहेगा, ठीक। ठीक है, ये देखो कैलिसेज है, ये देखो कैलिसेज में खुलते हैं मेडुलर पिरामिड के, देखो ये प्रोजेक्शन वही तो है कैलिसेस, ठीक है। कैलिक्स एक को कैलिस बोलते हैं, सिंगुलर नंबर को बहुत सारे, एक एक दो तीन ऐसे कैलिसेस हो जाएंगे। देखो ये रीनल पेल्विस है, देखो चौड़ा सा पार्ट है एकदम फनल की तरह, यूरेटर है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है। देखो रीनल कैप्सूल एकदम टफ ऊपर का पार्ट, ये कॉर्टेक्स से बाहर का पार्ट, अंदर का मेडुला, और मेडुला को मेडुलर पिरामिड में बांट दिया गया है। देखो ये मेडुलर पिरामिड है, देखो दिख रहा है ना कॉनिकल स्ट्रक्चर सिंबल। अब ये देखो यही तो पता है कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि मेडुलर पिरामिड के बीच बीच में, मतलब मेडुलर पिरामिड के जो बीच बीच में ये है ये है ये है, देखो पेन से दिखाऊँ तो ये मतलब इन दोनों मेडुलर पिरामिड के बीच में ये जो जगह है, तो मेडुलर पिरामिड के बीच में ये जो जगह है, मेडुलर पिरामिड के बीच में ये जो जगह है, ये रीनल कॉलम्स, इसको कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोलते हैं, वही बोला है, हर चीज़ समझा दी। और देखो समझ लो रीनल कॉलम क्या है, ये तो थ्योरम बोला, प्रोजेक्शन ऑफ रीनल मेडुला इनटू रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो मेडुला की तो प्रोजेक्शन है, मतलब क्योंकि मेडुला के बीच बीच में है ना, इनटू रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल कॉलम। और एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन मेडुला ऐसे भी बोल सकते हैं। फिंगर टिप का 77 क्वेश्चन है, अगर आप कोई नहीं लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर कोई और होगा, तभी तो मैं कहता हूँ फिंगर टिप का क्वेश्चन आप लगाइए, काफ़ी एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर होती हैं आपको, ठीक है। ये मेडुलर पिरामिड है, इसको रीनल पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी देखो रीनल मेडुला के ही तो बीच बीच में होंगे, ठीक है, जैसे इस बात को समझने के लिए, जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है जल्दी समझ नहीं आता। प्रोजेक्शन ऑफ रीनल मेडुला इनटू रीनल कॉर्टेक्स, तो देखो इसको कैसे है, रीनल मेडुला के ही तो बीच बीच में होंगे, रीनल मेडुला के प्रोजेक्शन कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ठीक है, रीनल मेडुला का प्रोजेक्शन है इनटू रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है, कुछ बोल सकते हैं क्योंकि रीनल मेडुला के तो बीच बीच के। आप
ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक, प्रत्येक किडनी में कितने होते हैं? लगभग 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर को मैंने हाईलाइट किया। जबकि कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन पूछा जाए ना तो वह किडनी होती है, समझ गए? जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं पीछे। विच आर फंक्शनल यूनिट। और नेफ्रॉन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूबुल। एक तो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस कुछ नहीं होता है, ग्लोमेरुलस एक तरीके से ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है। एंड द रीनल ट्यूबुल, दूसरा क्या है? रीनल ट्यूबुल। मतलब रीनल ट्यूबुल जैसा कि नाम में ही लग रहा है, इसमें बहुत सारे ट्यूबुल होंगे। रीनल वर्ड होता है किडनी से संबंधित, मतलब किडनी की ट्यूबुल आ जाएंगे सब। 2 पार्ट में बांट दिया नेफ्रॉन को। आप ग्लोमेरुलस देखो, आप डिटेल में बताया। ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, वही मैं बोला था, फॉर्म्ड बाई द अफरेंट आर्टियोल। अफरेंट आर्टियोल के द्वारा बनती है। अफरेंट आर्टियोल होती है फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच होती है। सबसे ज़्यादा स्पेशल बात यह है कि इसको भले से फाइन बोल दिया है, लेकिन इसका डायमीटर जो है एफरेंट के कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशल बात, भले ही अफरेंट का डायमीटर एफरेंट से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसे फाइन ब्रांच बोलते हैं। चूँकि ये एफरेंट के कंपेयर में थोड़ी बता रहे हैं, मतलब ये कंपेरेटिवली टर्म थोड़ी है, एब्सोल्यूट टर्म है ये तो। अफरेंट के लिए एब्सोल्यूट वर्ड है ये तो, ठीक है। अरे खुद ही सोचो यार, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, फिर एक नेफ्रॉन के भी एक पार्ट है, ठीक है। तो कितने महीने होगी? तो वाहिनी ही तो होगी, फाइन ब्रांच ही तो होगी, और मोटी थोड़ी होगी। फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। आर्टीरियल वैसे आर्टरी छोटी होती है ना, फाइन ब्रांच, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड, ले जाया जाता है अभी बाय एन एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल के द्वारा दूर की तरफ ले जाया जाता है। जैसे एक सेम ट्रिक बताता हूँ उसमें, न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में। सेम मतलब सेंसरी एफरेंट, मोटर एफरेंट। अफरेंट वाली जो होती है वो सेंसरी नेचर होती हैं, एफरेंट वाली जो नर्व होती है वो मोटर होती हैं। तो उसमें जो होता है, एफरेंट का मतलब दूर ले जाना होता है, ठीक है। अफरेंट का मतलब पास ले जाना, तो वो कंसेप्ट यहाँ भी लग जाता है। दूर ले जाना डायरेक्टली एग्जिट कर देती हैं कंटेंट को, ठीक। अब ये रीनल ट्यूबल्स जो होती हैं, रीनल ट्यूबल जो होती हैं बिगिनस होती हैं, स्टार्ट होती हैं विद ए डबल बाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूबल में ध्यान रखना, पीसीटी डीसीटी हेल लूप के अलावा डबल बाल्ड दोहरी दीवार वाला कप लाइक स्ट्रक्चर भी आता है, जिसको बोमेन का कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, बस वो एक अलग पार्ट है, बाकी उसके अलावा जितना बच गया वो सब रीनल ट्यूबल में आ गया। तो उसमें पीसीटी डीसीटी हेली लूप के अलावा ये भी है, बोमेन कैप्सूल, ध्यान रखना। विच इनक्लोज तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को जो इनक्लोज करता है, मतलब टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को इनक्लोज करता है, ठीक है। देखो ये केवल इतना पार्ट जो है, ये इतना, ये जो अंदर जो है इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अफरेंट से लेकर ये इतना है तक, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ग्लोमेरुलस में अफरेंट आर्टिकल तो आ गया है, लेकिन बाकी कोई नहीं आया है, अफरेंट वगैरह कुछ भी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो लाइन से हमें इसको डायरेक्ट नहीं लिखा है, सर क्लियर नहीं लिखा है, हम ऐसे ही पहचान सकते हैं। देखो देखो यहाँ से देखो, ग्लोमेरुलस क्या है? इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टियोल के द्वारा जो बनती है, ए फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल ट्यूब। अब कह रहा है देखो, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टियोल।
अगर इफरेंट आर्टियोल भी ग्लोमेरुलस का पार्ट होती तो ये क्यों बोला जाता है कि इफरेंट आर्टियोल के द्वारा ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से दूर ले जाया जा रहा है? इसका मतलब क्या है, अफरेंट आर्टियोल तो है पार्ट ग्लोमेरुलस का, लेकिन इफरेंट आर्टियोल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ से। तो देखो, ग्लोमेरुलस पूरे नेफ्रॉन को दो पार्ट में बांट दिया गया। ग्लोमेरुलस केवल ये इतना है अफरेंट आर्टियोल, और ये इतना, बाकी जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है ये बोमेन कैप्सूल, बाकी ये सब ये पीसीटी, हेलनी लूप, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट तो नहीं होती नेफ्रॉन का पार्ट है, डीसीटी तक होता है। ठीक है, रीनल ट्यूबुल का पार्ट। अब देखो हो गया यहाँ पे बच्चे निकलोज दे ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेन कैप्सूल। अब जो ग्लोमेरुलस अंदर की जो टप ऑफ कैपिलरीज है उसको अगर हम बोमेन कैप्सूल के साथ मिला लें तब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कार्पसल। अब देखो उसके चार नाम बना सकता हूँ मैं यहाँ। देखो बॉडी और कार्पसल से एक ही बात होती है, तो या तो उसको मालपीजियन बॉडी बोल दो या मालपीजियन कार्पसल बोल दो तब भी एक ही बात है, या फिर रीनल कार्पसल बोल दो या फिर रीनल बॉडी बोल दो तब भी एक ही बात है। लेकिन अब एनसीईआरटी के भी अकॉर्डिंग ज़्यादा डीपली में जाए तो ध्यान रखना कि रीनल थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, स्पेशल था टेक्निकल सा, तो कार्पसल भी टेक्निकल से लग रहा है। तो एनसीईआरटी ने जो बोला है वो रीनल के साथ कार्पसल बॉडी यूज़ किया, मालपीजियन के साथ बॉडी यूज़ किया, इसे ध्यान रख सकते हैं। द ट्यूबल कंटिन्यू रहता है फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, यहाँ से कॉइल्ड नहीं हाईली कॉइल्ड होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल वाली होता है पास की, जो इस मालपीजियन बॉडी के पास है उसको बोलें पास वाली घुमावदार ट्यूब मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, शॉर्ट में बोल देते हैं पीसीटी। तीनों का स्टार्टिंग वाला लेटर उठा लिया, पीसीटी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, पीसीटी बोलते हैं शॉर्ट में। फिगर में देखते चलो साथ ही साथ। अफरेंट आर्टियल ये हो गया, ग्लोमेरुलस अंदर का है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल ये हो गया ऊपर का, ये देखो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये अफरेंट आर्टियल है फाइन ब्रांच वाली, ध्यान से याद रखना। भले से फाइन ब्रांच बोलता है अफरेंट आर्टियल को, लेकिन डायमीटर अफरेंट आर्टियल का अफरेंट आर्टियल से ज़्यादा है। ठीक है, अफरेंट आर्टियल को ड्रेनिंग आर्टियल भी बोलते हैं और अफरेंट को लीडिंग आर्टीरियल क्योंकि ये ब्लड ले जा रही है। ठीक है, देखो अब देखो कुछ मैंने तरीके बनाए हैं वो समझ लेते हैं। हाल फिलहाल जो आगे के टॉपिक से रिलेटेड है वो अभी मैंने नहीं बताता चला हूँ साथ में, लेकिन बॉडी से रिलेटेड जितना पढ़ा दिया है उससे संबंधित जो ट्रिक्स तरीके हैं वो बताते चल रहा हूँ। ठीक है, स्पीड पे तो कुछ नहीं है। हाँ, इस पे आई थी कुछ चीज़ें। ठीक है, अच्छा इसका मैंने बहुत टाइप बना दिए हैं। जैसे मैंने बताया था किडनी की लोकेशन लास्ट थोड़े के थर्ड नंबर, उसको कई तरीके से पूछा जा सकता है अगर मॉडिफाई किया जाए क्वेश्चन तो। ठीक है, लास्ट थोड़े के और थर्ड नंबर। ठीक है, किडनी के लिए क्या पूछा जा सकता है पता है, अगर उसमें ऑप्शन में दे दे 19th वर्टिब्री टू 22 वर्टिब्री तब भी आंसर सही है। देखो कैसे, जो लास्ट थोड़े की होगी वो 19वीं वर्टिब्री ही तो होगी किडनी के लिए, 19वीं वर्टिब्री ही तो होगी। कैसे, सर्वाइकल 7 हो गए, थोड़े के 12 हो गए और लास्ट थोड़े के ही है ना, इसका मतलब थोड़े के टोटल जोड़ो 12 और 7 19वीं वर्टिब्री से लेकर के और थर्ड नंबर है तो क्या 21 22 मतलब 19 20 21 22 3
19 से लेकर 22 वर्टिब्री तक होगी, समझ लो। वर्टिब्री के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है। ऐसे ही अब डाइजेशन वाला चैप्टर तो हट गया है, तो इसोफेगस का आपको मतलब नहीं है, ठीक है। किडनी के होते हैं। ऐसे ट्रेकिया का ध्यान रखना, ट्रेकिया रेस्पिरेशन वाला चैप्टर तो है। ट्रेकिया डिवाइड करती है कौन सी वाली, फिफ्थ थोरेकिक पर। तो फिफ्थ थोरेकिक पर करती है, तो फिफ्थ थोरेकिक का मतलब कौन सी वर्टिब्री हो जाएगी बताएं, 12th वर्टिब्री, क्योंकि 7 तो पहले हो गई और फिफ्थ थोरेकिक है तो 7 और 5 12, तो 12th वर्टिब्री 12वीं वर्टिब्री पर डिवाइड करेगा ट्रेकिया। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बना लेता हूँ क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। इसोफेगस का तो कोई मतलब नहीं है, तो उसका मैंने नहीं बनाया क्योंकि अब वो सिलेबस से हट गया है, ठीक। देखो सेंटीपीड होता है, ये भी जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसमें भी एक्सक्रीटरी और मालपिंगन ट्यूबवेल होते हैं, देखो ऐसे ध्यान रखना। सेंटीपीड तो CRR TRR, इंसेक्ट में भी NTRR, तो कुछ कुछ मिलता है, तो इंसेक्ट वाला ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर का फटी हुई RBC को बोलते हैं बार सेल, BURR, ठीक है। देखो किडनी का डॉटेड जो अपीयरेंस होता है वो कन्वोल्यूटेड पार्ट दैट PCT एंड DCT की वजह से होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब आगे का जो है फिल्ट्रेशन ऑपरेशन, ये अभी कुछ काम का नहीं है, ये आगे बताएंगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने जो फिगर का अभी देखो एनालिसिस किया है, जैसे वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा रीनल वेन का, मतलब एकदम बड़ी सी होती है ना, आड़ में हो गई है, मतलब थोड़ा छिप गई है, आड़ का मतलब छिप गई है, इसलिए दिख नहीं रही है, ठीक है। आड़ का मतलब छिप छिप जाना। डोर्सल अओर्टा, ये देखो डोर्सल अओर्टा क्यों है, देखो क्योंकि ये ह्यूमन का केस होता नहीं, तो हम कैसे देखते हैं, ऐसे अपना फ़ोटो खिंचाते हैं, ऐसे मान लो। तो ये जो है ना, इधर हमने जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट वाली चीज़ है, तो डोर्सल अओर्टा लेफ़्ट में ही तो होगा, तो लेफ़्ट में ही तो होगा चूँकि प्योर ब्लड से रिलेटेड है। हार्ट के डायग्राम में प्योर वेन, पल्मोनरी वेंट एंड पल्मोनरी अओर्टा पर ना लगाएं, ये तरीका, ठीक है। वहाँ मतलब ऐसा मत सोचो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी पर, अओर्टा नहीं, पल्मोनरी आर्टरी पर मतलब लगाना ये दिमाग ऐसे, क्योंकि वहाँ तो पल्मोनरी आर्टरी दैट इज अशुद्ध खून वाली लेफ्ट साइड में दिखाई गई है, वहाँ वो दिखाई दी गई है, मतलब वहाँ ये दिमाग मत लगाना, ठीक है। केवल यहीं के लिए रखना, याद करने के लिए ये बस, ठीक है। बाकी जितना पढ़ा दिया मैं, मेरा मतलब है वो इसके बाद उससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। ठीक, बाकी इतना ही सब हो गया है। इसका तरीका जो मैंने बताया था कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिलाकर के बनता है रीनल कैप्सूल या रीनल बॉडी, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो रीनल कैप्सूल्स या मालपिंगन बॉडी। तो देखो इसको तरीका से बना दिया, ऐसे CPMT के लिए बुक हुआ करती थी रमेश गुप्ता जूलॉजी के लिए, तो रमेश बराबर गुप्ता बुक, रमेश बराबर गुप्ता बुक, ऐसे करके याद रखो। जो चीज़ याद न रखा उनके लिए है ये तरीका, बात याद रहेगा। आर पर रीनल बॉडी या रीनल कैप्सूल्स हो गया, फिर ग्लोमेरुलस हो गया, G से और B से हो गया बोमन कैप्सूल। ऐसे महेश गुप्ता बुक हो गया, तो महेश बराबर गुप्ता बुक, वैसे ही इमेजिनरी बुक बना ली। मालपिंगन बॉडी या मालपिंगन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, सिंपल,
एक तरीका है, बस ऐसे बना लिया याद के लिए। महेश गुप्ता बुक या रमेश गुप्ता बुक किसी से पढ़ो लिखी बात है, रियल में महेश गुप्ता बुक कोई नहीं थी, बस याद करने के लिए बना लिया। ठीक है, ये मेरी देखो स्मार्ट स्टडी का तरीका है, वो आपको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, रहस्यमयी बात है। जैसे क्या होता है, जब एक तरीके का डाटा होता नहीं है तो हम उसको एक साथ लिख लेते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, या जब उनको रिकॉल करते हैं तो एक जैसे डाटा को हम पूरा सब्जेक्ट के एक जैसे डाटा जहाँ भी आया एक साथ रिकॉल करते हैं। क्योंकि हमें जब कन्फ्यूज वो कराता है नहीं क्वेश्चन वो बनाता तो ऐसे ही बनाता है कि जहाँ एक जैसे डाटा दिए हुए होते हैं, एक जैसे सिमिलर होमोफोन्स बोलने में एक जैसे वर्ड लगे रहे होते हैं, वैसे ऑप्शन रखता है। ये पूरा एनालिसिस है मेरा। जैसे मिलियन की बात की गई है, 1 2 मिलियन, तो देखो ईच किडनी में होते हैं लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन। ऐसे ही एक जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पैनक्रियाज में होती, पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, उससे 1 से 2% होती है और लगभग 1 से 2 मिलियन होती हैं। ठीक है, लगभग 1 से 2 मिलियन होती है, लेकिन वो अब ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वो जो है कहाँ था, डाइजेशन वाले चैप्टर में था। लेकिन हाँ ये 12th वाले का रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है, ये पूछा जा सकता है कि प्रत्येक ओवरी में ओगोनिया कितनी होती है, 2 मिलियन। तो प्रत्येक ओवरी में ओगोनिया 2 मिलियन होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन 1 मिलियन होती हैं। तो 2 मिलियन और 1 मिलियन ध्यान रखना। लेकिन यहाँ लगभग वर्ड नहीं है, पूरा 2 मिलियन है और किडनी के केस में लगभग 1 मिलियन है। ठीक, ये तरीका होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये मैं बता रहा था कि सीक्वेंस का तरीका मैंने आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सीक्वेंस का तरीका आप देख लो। देखो, कलेक्टिंग डक्ट से पहले पहले जितना पार्ट होता है, मतलब नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल। और रीनल ट्यूबुल में क्या कहा जाता था, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, हेलन लूप, डीसीटी, बस। कलेक्टिंग डक्ट जो है हेलन लूप का पार्ट नहीं होते हैं, मतलब उसके नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होते हैं। बहुत सारी नेफ्रॉन, सभी नेफ्रॉन नहीं, बहुत सारी नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, ऐसे ही और फिर बहुत सारी एक कलेक्टिंग डक्ट में, ऐसे ही और फिर बहुत सारी एक कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे खुलती हैं। मतलब सभी नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में नहीं खुलती, ये नहीं कहते। ठीक है, इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट भी बहुत सारी होती है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन खुलती है, लेकिन सभी पूरी 10 लाख एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाए ऐसा नहीं है। ठीक, अब कलेक्टिंग डक्ट के बाद फ्लो होता है, ये फ्लो का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट का फ्यूज इसके बाद वाला है। तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद जाता है मेडुलरी पिरामिड में, मेडुलरी पिरामिड में। उसके बाद जाता है कैलिसिस में, कैलिसिस में। ठीक है, कैलिसिस में। और उसके बाद फ्लो कहाँ जाता है, रेनल पेल्विस में। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बना दिया, CM/CR। CM मतलब सेंट्रल मिनिस्टर, CR जैसे कहीं का सेंट्रल मिनिस्टर जो है, किसी देश का सेंट्रल मिनिस्टर डरपोक है, तो उसको हम ये तो बोलेंगे CR की संज्ञा उसी को तो दी जाती है, डरपोक होता है। CR मतलब वही, CR मतलब जयकाल गीदड़। ठीक है, तो कहीं का सेंट्रल मिनिस्टर अगर CR है किसी कंट्री का, तो बोलेंगे CM/CR। तो बस ये ट्रिक हो गई। C फॉर कलेक्टिंग डक्ट, M फॉर मेडुलरी पिरामिड, CM हो गया। अब CR, C फॉर कैलिसिस, R फॉर रीनल पेल्विस। ठीक है, अब देखो अब तुम क्या हो गया, 2 C हैं, उसमें कैसे कन्फ्यूजन दूर करें, M और R में तो हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, एक C जो आ रहा है तो यार इतना कॉमन सेंस की बात है, कलेक्टिंग डक्ट तो सबसे पहले ही होगा। ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें आएगा। उसके बाद मेडुलरी पिरामिड। अब मेडुलरी पिरामिड को कुछ भी बोल सकता है, आपको पता होना चाहिए। रीनल पिरामिड बोलेगा तब भी वही बात है।
ऐसे कैलिसेज में आएगा। कैलिसेज ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। फिर इसका रीनल पेल्विस आएगा। रीनल पेल्विस एक फनल की तरह स्ट्रक्चर होती है, तो पता ही है, ठीक है। अब देखो देखो ये दिखाया गया है फिगर में क्या, ये पूरा अच्छे से अफरेंट आर्टियोल दिखाया गया। तुम देखो चौड़ा सा ये अफरेंट आर्टियोल, ये देखो बोमिन कैप्सूल है, ये देखो ऐसे छन रहा है ऐसे करके फिल्टर। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबल है, ठीक है। ये लूमेन ऑफ द वुमेन कैप्सूल है, ठीक है। अफरेंट आर्टियोल ध्यान से, ग्लोमेरुलर दैट इज ग्लोमेरुलर दैट टप कैपिलरीज इसी के द्वारा बनते हैं, ठीक है। अफरेंट आर्टियोल में होता है, देखो लिखा भी दिखा साफ साफ, ग्लोमेरुलर टप कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टियोल, बनता है अफरेंट आर्टियोल के द्वारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। जैसा कि फिगर से भी देख सकते हैं, देखो अफरेंट आर्टियोल भी तो बना रहा है पूरे तरीके से। देखो अफरेंट का ये अलग का पार्ट है ना, ये तो बना रहा है पूरा एफरेंट के द्वारा नहीं, क्योंकि एफरेंट तो अभी ले जा रहे, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो हेल्ली लुक क्या होता है। ये हेयर पिन शेप्ड, जैसे जो फीमेल जो है हेयर पिन का जो शेप होता है ना, बालों में जो पिन लगाते हैं, वैसे शेप का होता है हेल्ली लुक। इस तरीके से इसलिए होते हैं, इस तरीके का होता है। इस तरीके का पिन से ऐसे ही तो होता है। ये डिजाइन ये उल्टा करके मैंने बना दिया, मतलब इसको अगर मैं पिन के रेस्पेक्ट में सोचा था, कोई दिक्कत नहीं, पिन को तो हम कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे करके मान लो, ठीक है। इसे डिसेंडिंग लिम्ब है, ये सेंडिंग लिम्ब है, तो एक तरीके से लग रहा है ना पिन की तरह, हेयर पिन याद हो जाती है उससे चीज़ें, ठीक है। हमें बना के दिखा दी तो यार ये हेयर पिन सेट हैंड लूप, ठीक है। एक मिनट क्या हो गया, ये हेयर पिन शेप्ड हेयर लूप होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबल, ट्यूबल का नेक्स्ट पार्ट होता है, मतलब पहला क्या होता है पीसीटी, तो उसके बाद हेयर लूप विच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। एक नीचे का भी दिखाई थी, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है नीचे की तरफ, असेंडिंग बढ़ते हुए तो ऊपर की तरफ। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूस एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। मतलब क्या रहे हैं कि हेयर लूप का पहले डिसेंडिंग आता है जो कि पीसीटी से जुड़ा है, फिर असेंडिंग आएगा, और फिर असेंडिंग के बाद जो है वो कैसे जुड़ता है जाकर के दूसरे हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन से। दूसरा भी हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन होता है जिसको बोलते हैं डीसीटी शॉर्ट में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। चूँकि ये जो है वोमन कैप्सूल से और दूरी पर है तो उसका डीसीटी बोल देते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर दिखाना चल रहा हूँ आपके साथ, डीसीटी देख लिया, देखो हेल्ली लूप, देखो यहाँ तक पीसीटी था। अब देखो ये हेल्ली लूप का डिसेंडिंग लूप ऑफ करना, देखो ये येलो येलो वाला देखना, पहले लो हल्का हल्का पीला, फिर ये देखो ये इसका ऊपर की तरफ चढ़ा है, तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ली है, ये वाला, ठीक है। ये बासा रखता है। देखो दरअसल ये जो होती है पूरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, मतलब यहाँ से ये शुरू होती है फ्रंट आर्टरी से, पूरे सब ट्यूबवेल के चारों तरफ लपटी पड़ी है, ये पूरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। लेकिन इसका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का वो पार्ट जो कि केवल हेल्ली लूप के चारों तरफ है, उसे बस बासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। तो बासा रेक्टा उसे इतना वाला हो, डीसीटी की तरफ वाला नहीं, ठीक है। ये देखो कलेक्टिंग डक्ट है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड लूप डीसीटी ये है, ठीक है।
कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। कई नेफ्रॉन इसमें आकर खुलती हैं, नॉट ऑल, सभी नहीं, क्योंकि सिंपली कलेक्टिंग डक्ट भी बहुत सारी होती हैं ना। द डिसिटीज ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन की डिसिटी ओपन इनटू स्ट्रेट, देखो सभी नहीं बोला है, ऑल थोड़ी बोला, मैनी बोला है, दैट इज ऑल नहीं, ठीक है। अब ये पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज डिसिटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, नाम ही उसका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करने वाली डक्ट। मैनी ऑफ विच, मैनी ऑफ विच मतलब ये कलेक्टिंग में से डक्ट में से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हो जाती हैं एंड ओपन इनटू रीनल पैलेप्स, रीनल पैलेप्स में खुलती हैं। कैनल बीच मतलब सारी कलेक्टिंग डक्ट नहीं, कई सारी, क्योंकि ऑब्वियसली मेडुलरी पिरामिड भी तो बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है। ये ध्यान रखना, सभी कलेक्टिंग डक्ट भी एक में नहीं खुलती है, तो मेडुलरी पिरामिड भी तो बहुत सारे हैं। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, ठीक है। अब यही तो मैंने तरीका बताया था। अब देखो थ्रो, इसी का तो CMCR ट्रिक बनाई है, इसमें एकदम लैंग्वेज एकदम कॉम्प्लेक्स ही है। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया रीनल पेल्विस में खुलती है, किसके द्वारा होकर, थ्रो मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसिस। अब इसी बात का वो सिक्वेंस है, तो मेडुलरी पिरामिड जब कैलिसिस में खुलते हैं उसी के थ्रू होकर के वो किस में खुलती है, रीनल पेल्विस में, कौन, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसलिए इसका सिक्वेंस, इस बात का सिंपल भाषा में सिक्वेंस रही है CMCR, सेंट्रल मिनिस्टर CR, ठीक है। क्योंकि मेडुलरी पिरामिड और कैलिसिस बीच में आ गए, तो भाई है MC बीच वाले, ठीक है, किनारे वाले C और R है, ठीक है। मैंने तरीका बता ही दिया आपको, ओके ना। का मतलब फाइनली कैलिसिस में खुलती है, ये मत समझना, ठीक है। मेन बात ये थ्रो कह रहा है इसके द्वारा, तो फाइनली तो खुले थे रीनल पैलेस में। इन मालपिगन कार्पसल्स, मालपिगन कार्पसल मतलब भाई देखो कह सकते हैं मालपिंग, देखो मैंने बता ही दिया, चारों नाम कह सकते हैं, NCERT ने यहाँ देखो मालपिंग बॉडी ना कहेगा, मालपिंग कार्पसल वर्ड यूज़ कर ले, ठीक है। मतलब कार्पसल्स मतलब मालपिंग के साथ वो कार्पसल और बॉडी शब्द दोनों यूज़ कर लिए। मैंने पॉसिबिलिटी तो बता ही दी आपको, PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब मालपिंग बॉडी हो गया, ठीक है। मालपिंग बॉडी में बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलर दोनों आ गए, फिर PCT और DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। अब जो किडनी के दो पार्ट थे ना, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो केवल ये तीन, मालपिंग कार्पसल, PCT और DCT, कॉर्टेक्स रीजन में केवल ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी लूप ऑफ हेनरी टिप्स डूबा रहता है इनटू द मेडुला में, ठीक है। अब देखो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ये है, ये इसको देखो, देखना कैसे कैसे वो फिगर जूम भी किया गया है। इसको देखो ऐसे रखो, इसको इस तरीके से रखो, ये ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया। ऐसे रखने के बाद इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया काटें, इतना से इस तरीके से काट लें, ऐसे कर लें, इसमें कुछ मेडुला आ जाए, इसमें कुछ मेडुला आ जाए और कॉर्टेक्स आ जाए, ऐसे करके काट लें, समझ पा रहे हो ना, ऐसे कर कट कर लिया। अब ऐसे कट करके ये हमने खोल दिया, ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मालपिन कार्पसल्स है, PCT और DCT है, ये इतना पार्ट कॉर्टेक्स है और ये इतना पार्ट ही मेडुलरी पिरामिड है। तो सिंपल सी बात है कि हेलन लूप किस में डूबा होगा, केवल हेलन लूप ही मेडुला में डूबा हुआ होगा, बाकी PCT DCT और ये किस में होंगे, ऊपर कॉर्टेक्स में होंगे, ठीक है। अब देखो हेलन लूप भी दो प्रकार के होते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन में, ज़्यादातर नेफ्रॉन में द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, मतलब साइज में छोटे होते हैं, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मेडुला में बहुत ही कम घुसे हुए होते हैं ज़्यादातर नेफ्रॉन में। लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटे होते हैं
और ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, बहुत कम घुसे हुए होते हैं। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन? क्योंकि इन नेफ्रॉन में हेलने लूप की पोजीशन की वजह से नाम दे दिया कि इन नेफ्रॉन में हेलने लूप बस कॉर्टेक्स तक ही है, मेडुला में तो बहुत कम ही है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन में द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, कुछ में लूप ऑफ हेनले बहुत ही लंबा होता है, एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, और लंबा होगा तो भाई मेडुला में खूब अच्छे से डूबा हुआ होगा। दीज नेफ्रॉन का जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, अब वैसा ही नाम हो गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, मतलब इन नेफ्रॉन में हेलने लूप मेडुला में अच्छे से धसा हुआ है। जक्स्टा मतलब टोटल नेफ्रॉन, और ये टोटल नेफ्रॉन का 15% पार्ट बनाती है। मतलब काम का यही होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे काम की नेफ्रॉन ज़्यादा नहीं, काम की नेफ्रॉन कम ही है, समझ रहे हो? क्योंकि ज़्यादातर नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन टाइप की हैं, जिसमें हेलने लूप छोटा सा होगा, तो हमें मतलब क्या है, उससे थोड़ी हमारी यूरिन कंसनट्रेट हो पाएगी सही से, ऑस्मोटिक बैलेंस उससे थोड़ी हो पाएगा। तो हमें तो उससे मतलब ना, हेलने लूप जिसका बड़ा हो तो बड़ा कम नेफ्रॉन का होता है, इसका मतलब हमारे काम की कम नेफ्रॉन होती है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर ये कह सकते हैं ज़्यादातर नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन टाइप की होती हैं, तो संख्या में ज़्यादा पर छोटी छोटी, ठीक है। मेल रूप से फंक्शन बे नेफ्रॉन करती हैं जो साइज में बड़ी लेसर इन नंबर होती हैं, एंड इनको हेलने लूप का ज़्यादातर पार्ट मेडुला में होता है। सो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कह देते हैं कि लूप ऑफ हेनले मेडुला में डिप रहता है, ठीक है। ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। द इफरेंट आर्टीरियोल, जो पतली वाली होती है, डिफरेंट आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इमर्ज करती, देखो ये ग्लोमेरुलस से इमर्ज कर रही है, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स बनाती है ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क, एक महीन सा कैपिलरी नेटवर्क बनाती है अराउंड द रीनल ट्यूबल, रीनल ट्यूबल के चारों तरफ, कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वही मैंने बताया था। ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, इसी नेटवर्क की एक माइन्यूट छोटी सी वेसल रन्स करती है पैरेलल टू द हेलने लूप के पैरेलल, ये मैं बता चुका हूँ सब बात। फॉर्मिंग यू शेप्ड पासा रेक्टा, सिंपल सी बात है यार, जब कोई चीज़ जिस शेप के चारों ओर होगी उसी के शेप में तो होना चाहिए, तभी तो उसके चारों ओर हो सकती है। तो हैंडल लूप का शेप कैसा था, हेयर पेन, हेयर पेन एक तरीके से यू शेप ही तो होता है, तो बासा रेक्टा यू शेप्ड हो जाती है। बासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सिंपल सी बात है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इतनी इतनी छोटी छोटी हैंडल लूप होते हैं कि वो सही से मेडुला में जा ही नहीं पाते हैं, कॉर्टेक्स में रह जाते हैं, उनका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन रख देते हैं ऐसे उसका। तो फिर उनके चारों ओर ब्लड सप्लाई देने के लिए क्यों होंगी, तो या तो कह देते हैं कि होती नहीं है, या फिर होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे हेलने ऊपर तो छोटी छोटी उनके चारों ओर ब्लड सप्लाई करने वाली क्या होगी, ब्लड कैपिलरी होगी, मतलब बासा रेक्टा होगा, सिंपल, कौन सी रटने की बात है। क्योंकि हेयर पेन शेप्ड के चारों तरफ लपेटना है तो ये शेप तो होना ही पड़ेगा ना सिंपल। यू शेप्ड बासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक छोटा सा पार्ट होती है, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सभी रीनल ट्यूबुलर के चारों ओर फैली है, जबकि बासा रेक्टा केवल हेलने लूप के चारों ओर फैली है। सिंपल सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। बाकी इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल में क्या, ये तो फिगर तो हमने समझा ही दिया है, नेफ्रॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सारी बहुत सारी, एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे, फिर ऐसे बहुत सारी दूसरी कलेक्टिंग डक्ट में, और सब समझा दिया, ठीक है। लास्ट लेक्चर, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन, क्या आखिर यूरिन बनती कैसे है। तो बाकी आज यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और
ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।